अगर मैं आपको डेमोग्राफी बताना चाहूँ तो भिवंडी में डेमोग्राफी कुछ इस तरीके से कि वहाँ पे माइनॉरिटी का वोट काफी ज्यादा है। तो माइनॉरिटी का वोट ज्यादा होते हुए भी वहाँ पे इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का भी वोट ज्यादा है। तो वहाँ पर लोग कांग्रेस, एमआईएम या फिर इनसे हटकर भी वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स, वहाँ के लोकल नेताओं का जो दमखम है वहाँ पर काफी ज्यादा है। इस वजह से वो जो अदर्स का जो एक आंकड़ा हमें ज्यादा दिख रहा है, तो इस वजह से वो ज्यादा दिख रहा है। और कल्याण डोंबिवली केडीएमसी से काफी पास है भिवंडी, तो जो केडीएमसी में हुआ वो एग्जैक्टली भिवंडी में नहीं होते हुए दिख रहा है। लेकिन ये भी बात है कि सत्ता तो बीजेपी क्रॉस कर ही लेगी, इंडिविजुअल्स को कैसे पास लाना है। यहाँ पर टफ फाइट है, एक सीट किसी और के पास भी है, तो इस तरह से 13-13 बट जाते हैं। राइट। लेकिन पुणे में 165 में से 52 पर बीजेपी, शिवसेना 4 पर है और एनसीपी अपना 7 का आंकड़ा भी छुए हुए है। एक और चुनाव जहां पर हो रहे थे वसई विरार, जो देखिए गुजरात की बॉर्डर से काफी क्लोज है, तो वहां पर परंपरागत जो है एक तरीके से बीजेपी अपना दमखम दिखाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो वहां पर भी बीजेपी पीछे चल रही है। मुंबई में इंडिविजुअल ब्रेकअप अगर हमें अभी देखना है नए आंकड़ों के साथ, तो 48 जगह पर बीजेपी आगे है, 21 जगह पर शिवसेना शिंदे आगे है, 24 जगहों पर शिवसेना उद्धव आगे है, 3 सीटों पर एमएनएस, 4 सीटों पर कांग्रेस और अदर्स के पास 2 सीटें जाती हुई हमें दिखने को मिल रही है। तो एक तरीके से मुंबई का जो पिक्चर था, बीएमसी का जो पिक्चर था, सबको जो उम्मीद थी कि कांटे की टक्कर शायद शुरुआत में दिख रही थी, लेकिन अब जाते जाते एग्जिट पोल की तरफ तस्वीर साफ हो रही है कि शायद एग्जिट पोल जो थे वो कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़कर गए हैं एग्जिट पोल पर। अभय, क्या कहेंगे आप कांग्रेस के लिए? मैं कांग्रेस के प्रदर्शन से बहुत निराश हूं, यहाँ तक कि मुझे उम्मीद थी कि शिवसेना ब्रदर्स, ठाकरे ब्रदर्स जो है वो टक्कर दे पाएंगे। उनका भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा जितनी उम्मीद की जा रही थी। शुरुआत में जो टफ फाइट दिख रही थी, लेकिन यही बात है कि अभी तक भी जो काफी ये जो रुझान है उनमें काफी डिफरेंस कम है, कि जैसे जैसे कुछ जगह पर रुझान कंप्लीटली आ रहे हैं, लेकिन वही है कि कांग्रेस हो, ठाकरे ब्रदर्स हो, कहीं ना कहीं मुंबई में जो अरिथमेटिक है, जैसे बिहार का क्या अरिथमेटिक है, बिहार में यही अरिथमेटिक है, जो थर्ड पार्टी बिगेस्ट है जेडीयू, जिसके साथ चला जाएगा ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि उनकी सत्ता बनेगी। तो मुंबई में यही बात थी, कांग्रेस को साथ लेना चाहिए था। तो यो मामू जो फॉर्मूला था, वो मामू फॉर्मूला उनके लिए बेहतर हो सकता था। लेकिन अभी ये हुआ है कि जो अपोजिशन का वोट है वो काफी ज्यादा स्प्लिट होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये जो कैंडिडेट्स हमें दिख रहे हैं कॉर्पोरेटर के चुनाव में, ये देखिए वोट सैंपल काफी कम होता है, तो वोट सैंपल जब कम होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट भी आपका गणित बिगड़ सकता है। तो वो गणित बिगड़ते हुए यहाँ पर हमें दिख रहा है। और महायुति का जो 2-3 पॉइंट्स थे, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे वो बताने चाहूंगा कि यहाँ पर युति होगी कि नहीं होगी, इसकी काफी अटकलें थी कि शिवसेना शिंदे, एकनाथ शिंदे को साथ में लेना है या फिर नहीं, क्योंकि शिंदे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार मेयर तो मेरा होना चाहिए, मैं शिवसेना हूं, मैं ओरिजिनल शिवसेना हूं, मुंबई में ये मैं क्लेम कर सकता हूं कि मैं शिवसेना हूं, तो फिर मुंबई मैंने जीती। लेकिन वहां पे बीजेपी ने क्लियर कर लिया कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग गोल है देवेंद्र फडणवीस का या फिर सभी पूरी बीजेपी स्टेट यूनिट का, कि मुंबई जो एक मेट्रो सिटी है, मुंबई जो एक आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्या कल के अखबार में छप सकता है कि एकनाथ शिंदे हारे नहीं, हरवाया गया? ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और देखिए हमारे कमेंट्स में कई लोग हैं, कुछ लोग ठाकरे ठाकरे कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं फक्त देवा बाहू। तो मतलब देवा भाऊ एक नई ब्रांडिंग की गई थी, लेकिन देवा भाऊ ने किसको हराया है? तो देवा भाऊ ने क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को ज्यादा प्रयास करके हराई, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं कट किया है उनका जो कद था? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, इन दोनों के बीच में जो बहुत बड़ा कलह है वो सबके सामने था। वो हर महीने 2 महीने में एकनाथ शिंदे फ्लाइट लेके दिल्ली आते हैं, उनको यहाँ पर ऑडियंस भी मिलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर अमित शाह उनसे मिलते भी है, तो ये बाकी स्टेट्स में हमें नहीं दिखाई देता। नहीं, दिल्ली में वो तब से प्रासंगिक हैं, 2022 के उस एपिसोड के बाद से वो दिल्ली के मीडिया के बहुत ही फेवरेट बने हुए हैं। जब वो आते हैं तो मीडिया उनको घेर लेता है, सवाल पूछता है और मजेदार आंसर मिलते हैं। तो ये खेल दिल्ली में चलता रहता है और उम्मीद है कि आगे भी चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के बारे में एक बता सकते हैं कि ये एक ऐसा थ्रिलर है जिसमें ट्विस्ट टर्न्स आते रहेंगे और इसके न्यू सीजन्स आते ही जाएंगे। जो एक एपिसोड है, जैसे बीएमसी का चुनाव था, बीएमसी चुनाव पिछले जुलाई से स्टार्ट होना चाहिए था, लेट स्टार्ट हुआ। लेट स्टार्ट होने के बाद हमने क्या बोलते हैं मर्जर देखा है, काफी 2 पॉलिटिकल पार्टीज का मर्जर देखा, उसने काफी न्यूज बनाई, लेकिन जो इम्पैक्ट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग जगह से अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन आंकड़ों में से एक बात क्लियर है कि बीजेपी एंड अलायंस अपना महापौर मुंबई के ऊपर बिठाने जा रही है। ये काफी हिस्टोरिक चीज होगी।
लेकिन ये भी बात है कि क्या एकनाथ शिंदे फिर से वो थोड़ा थिएटरिक्स करेंगे जो उन्होंने इलेक्शन के बाद किया था कि महापौर कौन बनेगा, या फिर वो, क्योंकि शिवसेना के हर लीडर की एक आदत होती है अढ़ाई साल काफी बार वो बोलते हैं, लेकिन इस बार यही है कि जिसका पगड़ा भारी होगा, जिसके नंबर्स भारी होंगे, उसके पास पर एक और चीज है कि 25 साल की जो ठाकरे की एक 1/4 सेंचुरी की एक लेगेसी थी, वो लग रहा है कि अब यहाँ पर समाप्त हो गई है। अब बीजेपी का दौर है और जनता को बीजेपी से बहुत उम्मीद है। उन सभी लोगों से उम्मीद है जो इस चुनाव में चुने गए हैं, उनकी तरफ वो सभी आंखें अब देखेंगी आने वाले 5 सालों तक कि वो क्या कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि वो लोग भी इन चीज़ों को, जनता की जो भी सिविक डिमांड्स हैं, उनको फुलफिल करेंगे। हमें एक नई मुंबई देखने को मिलेगी। बीकेसी बदलेगा। सिद्धार्थ, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, एक और राउंड की जो गिनती है वो खत्म हो चुकी है, तो एक अच्छा जंप और एक पिक्चर क्लियर करने वाले आंकड़े हमारे सामने हैं। महायुति ने 90 क्रॉस कर दिए, 94 सीट्स मतलब महायुति के पास है, और ठाकरे बंधुओं ने भी 50 का जो एक मार्क था उन्होंने वो क्रॉस कर दिया है। 53 सीटें जो वो है ठाकरे बंधुओं के पास है। कांग्रेस का जो गाड़ी है वो 4 पे ही अटकी हुई है, और ये अलग अलग आंकड़े धीरे धीरे बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे। यानी कि जो कहा जा रहा था एग्जिट पोल में, बीजेपी 131 से 151, यूबीटी 58 से 68, कांग्रेस 12 से 16 और इंडिपेंडेंट 6 से 12। तो शायद कांग्रेस की जो और एडिशनल सीट्स थी नॉर्थ इंडियन पॉकेट्स में, जो उनको प्रेडिक्ट किया जाता, जैसे ऐसा कहा जाता था कि साउथ इंडियन जो लोकेलिटीज है, जो फिर सायन की हो गई, उस इलाकों में शायद कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। शायद वो भी सीट्स बीजेपी अपनी तरफ ले गए। तो ये जो कंसोलिडेशन ऑफ वोट होना चाहिए था उनकी तरफ से, मतलब एक तरीके से मराठी कंसोलिडेशन, लेकिन ये एंटी मराठी कंसोलिडेशन होते हुए दिखा, जिसके साथ बीजेपी का खुद का मराठी वोट, शिवसेना शिंदे का खुद का मराठी वोट। और ये डेमोग्राफी की बात है, जैसे गोरेगांव की बात कर ले, फिर गिरगांव की बात कर ले, फिर माहिम वरई यहाँ की बात कर ले, वहां पर अब जो चॉल्स है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। हाई राइज बिल्डिंग बढ़ते जा रही है। हाई राइज बिल्डिंग में शिवसेना की शाखा को एंट्री नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज समझाइए अब है कि एक जो छोटे छोटे पॉकेट्स थे जिनमें किसी जमाने में शिवसेना की शाखा लगती थी, उस शाखा में कब डाउनफॉल आया, ये मैं कहूँ उन शाखाओं की आंच धीमी कब से होना शुरू हुई और कैसे बीजेपी ने उन शाखाओं को टेक ओवर किया? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में शाखा का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप खुद मुंबई की पॉलिटिक्स को भी देखा है आपने। 1966 से वहां पर शिवसेना का उदय हुआ और उसके करीब 2 साल बाद उस शाखा का ट्रेंड बना। तब से ही बाल ठाकरे हर शाखा में जाते थे और बहुत सारे उनके साथ जो नेता थे उस वक्त के, आनंद दिघे और बाकी के सब अलग अलग शाखाओं को जाकर उनको। और ये यही बात है कि जो ये शाखा का स्ट्रक्चर बाला साहेब ठाकरे ने वहां पर लाया था, वो एक प्रति सरकार के रूप में लाया था। मतलब कि देखिए, आपकी लोकल जो मराठी व्यक्ति होगा, आपका लोकल जो वहां का मुंबईकर होगा, उसकी कोई समस्या हो, नली गली की समस्या हो, तो उसको दिखना चाहिए एक रिप्रेजेंटेटिव जो सत्ता तक मेरी बात लेके जा सकता है। तो उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, देखिए कांग्रेस के मेयर्स वगैरह काफी बैठे हुए मुंबई में। तो उस वक्त उन्होंने क्या किया कि ठीक है, आपका ऑफिस तो कहीं दूर है, राइट, आपका जो मेन बीएमसी का ऑफिस है वो मुंबई के हार्डकोर में, लेकिन बीएमसी के जो एरियाज है हर जगह पे हमारी शाखा होगी, वहां पर हम वहां के मसले सॉल्व करेंगे। मतलब आपका और मेरा झगड़ा है, आपका और मेरा विवाद है, तो वो भी शाखा तक चला जाता था और वहां जाके वो सॉल्व होता था। तो शाखा अच्छी थी, 90s तक अच्छी थी। देखिए 92 के दंगे थे, कई कमीशंस की रिपोर्ट है, उसमें बाला साहब ठाकरे के ऊपर भी कई गंभीर स्वरूप के आरोप भी लगाए गए थे कि ये उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि मेरा हाथ नहीं पांव था। बिल्कुल, ये उन्होंने खुद बोला एक तरीके से थे। और वही बात है कि वो जो उनका एक तरीके से स्ट्रक्चर था, तो उन्होंने शाखा के थ्रू कार्यकर्ता बनाए और ये 90, लेकिन जब ये कमान उद्धव के पास चली गई तो हम ये कह सकते वहां से एक टूटने की शुरुआत हुई। देखिए 2001 का वो इलेक्शन था जब उद्धव ने पूरा वो मास्टरमाइंड रह के लीड किया था, उन्होंने जीत भी हासिल की। और जबकि आप देखें, अगर थोड़ा सा और 10 साल पीछे चले जाएं, 92-91 की बात है, उद्धव ठाकरे कहीं तक सीन में नहीं थे। जयदेव ठाकरे घर में होते हुए भी घर में नहीं रहते थे, शुरू से एस्ट्रेंज रहे वो। और तब कमान थी बाल ठाकरे के तीसरे बेटे, सबसे बड़े बेटे के पास, जिनको बीच वाले बेटे के पास, जिनको शायद आज के लोग जानते भी नहीं होंगे। उनका नाम था बिंदु माधव ठाकरे। लेकिन तो उनका ही कार एक्सीडेंट में मौत के बाद जो है उद्धव ठाकरे को सीन में लाया गया। वो फोटोग्राफी कर रहे थे अपनी, आराम से उनका सब कुछ चल रहा था।
फिर सडनली वो आते हैं, जैसे कि संजय गांधी की एक्सीडेंटल डेथ के बाद राजीव गांधी की एंट्री हुई थी, और उसके बाद वही हुआ था। फिर संघर्ष जो था राज ठाकरे के साथ वही से चालू हुआ था कि पहले राज ठाकरे चाहते थे कि मैं कोंकण देखूं, मैं मुंबई देखूं, लेकिन उद्धव ने मुंबई देने से बिल्कुल ऐतराज दिखाया कि नहीं, मुंबई मैंने जिताई है, मुंबई मैं संभालूंगा। फिर राज ठाकरे और उनके बीच में लीडर्स भी डिवाइड हो गए। कई लीडर्स जो थे उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उससे पहले मनोहर जोशी सीएम रह चुके थे, जी, नारायण राणे सीएम रह चुके थे, और ये सब शिवसेना के थे। हाँ, शिवसेना का कैडर बेस्ड थे, क्योंकि जो बाला साहब ठाकरे का नारायण राणे जो बीजेपी के साइड हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और उनके बेटे भी वहां से मंत्री है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाला साहब ठाकरे के साथ उनके पास सत्ता बहुत कम रही, लेकिन सत्ता नहीं रही, हाँ, कंट्रोल पूरा रहा। हाँ, कंट्रोल पूरा रहा। और जब भी उनके पास जो भी लीडर्स थे वो इस वजह से, उनको पता था कि यार ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति खुद कभी सत्ता का जो मलिदा कहते हैं हमारे मराठी में, तो सत्ता का जो भोग है वो खुद नहीं खाने वाला है। तो भाई हम ही पद पे रहेंगे, हम ही। जो अभी जो पार्टी टूटी इसी वजह से तो टूटी कि शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना था, आप तो खुद ही बन गए मुख्यमंत्री। एग्जैक्टली, और मुझे लगता है कि वो ना सेफ स्टेप होता है उद्धव ठाकरे के लिए कि वो Actually. अपने किसी भरोसेमंद या फिर एक नाथ शिंदे को ही आगे बढ़ा देते। इसके अलावा वैभव पुरांदरे की किताब है बाल ठाकरे द राइज ऑफ शिवसेना, बिल्कुल, उसमें एक एक डिटेल लिखी गई है कि कैसे बाल ठाकरे हर एक शाखा, उन्होंने शुरुआत इसकी ठाणे से की थी, राइट, ना कि दादर से, जहां पर आनंद दिघे का अच्छा था उनके साथ, उनके साथ मिलकर तब ये ऑटो चलाते थे और पार्ट टाइम में शाखा में भी आते थे एक नाथ शिंदे। तो वहां से इनकी शुरुआत हुई और कैसे उन्होंने ईंट पर ईंट रखकर एक इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की कि जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको सीधा चैलेंज कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। जब अगर आप पुरानी फोटो देखेंगे बाल ठाकरे की, तो उसमें देखेंगे कि अटल जी प्रधानमंत्री हैं, हाथ मिला रहे हैं बाल ठाकरे से, पर थोड़ा सा झुक कर। तो ये एक कद था जो राजनीति से कई गुना ऊपर था उनका। बिल्कुल, और ये कद कहीं ना कहीं उद्धव के रीजन में, और मुझे लगता है कि उद्धव ने ये उसी दिन खो दिया पूरी तरह से ये कद, जब उन्होंने अपना कोर वोट बैंक छोड़कर दूसरे वोट बैंक को साथ में शामिल करने की कोशिश की। तो ना तो वो मिला, राइट, ना ये रहा। ये काफी बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था। अभी देखिए ब्रेकिंग न्यूज हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी ने एक कंफर्टेबल लीड बीएमसी में ले चुकी है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की जो बड़ी अलायंस थी शिवसेना और मनसे की जो अलायंस थी वो पीछे छटती जा रही है। तो ये अब जो रुझान है वो क्लियर होते जा रहे हैं। बीजेपी बीएमसी जीतने जा रहा है, बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। कांग्रेस एक जमाने जो बीएमसी में उसने 20 से अधिक मेयर बिठाए, वो कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शरद पवार जी का ना नाम रहा है इस पूरे इलेक्शन के प्रचार में भी, ना उनकी पार्टी कहीं पर थी। अलायंस में वो उद्धव जी के साथ, समस्या जो कीर्ति जी कह रही थी कि बीजेपी के साथ, मैं भी ये देख रहा हूँ, जब से जर्नलिज्म शुरू किया तब से मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी सिर्फ पार्टी बड़ी नहीं करती, नए लीडर्स बनाती जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जब उमा भारती सीएम बनी, कांग्रेस के 10 साल के दिग्विजय सिंह के शासन के बाद उनका नंबर आया और उन्हें 1 साल में ही जेल जाना पड़ा तिरंगा अपमान केस में। उसके बाद उन्होंने बाबूलाल गौर को लाया, बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह आए, उसके बाद कई और नेता उन्होंने बनाए। तो बीजेपी साइमल्टेनियसली, अब जेपी नड्डा थे, जेपी नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे पहले, और फिर वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर परमानेंट अध्यक्ष बने, और अब उसके पहले जेपी नड्डा को सुदूर क्षेत्र में शायद लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने तो सब जानने लगे। बिल्कुल सेम मध्य प्रदेश में अगर मैं देखता हूं तो वीडी शर्मा थे, वो भी एक पहले छोटी मोटी भूमिका में रहते थे, फिर उनको महासचिव बनाया गया, फिर वो महामंत्री बने प्रदेश स्तर के। तो एक उनके एक सेट, हाँ, अभी मैं देख रहा हूं कि 45 साल के नितिन नवीन है और तीसरी जनरेशन के बीजेपी के नेता हैं। उनके पिता और दादा ने बीजेपी को काफी बल दिया बिहार में, लेकिन उतना सफल नहीं रहा। उनके पिता का बहुत योगदान रहा बिहार बीजेपी में। और अब नितिन नवीन जो तीसरी पीढ़ी के नेता है, किसी को दूर दूर तक आशंका नहीं थी। 7 दिन एक मीटिंग चलती है रायपुर में नितिन नवीन को लेकर, फिर आखिरी दिन रविवार के दिन अमित शाह जाते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं और अचानक से नितिन नवीन का पोस्टर बीजेपी के दफ्तर के बाहर लग जाता है। तो ऐसा किसी और पार्टी में नहीं देखने को मिला। एक जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी ले रही है, तो दूसरी तरफ आज भी कांग्रेस जनरेशनल शिफ्ट भी नहीं कहूंगा मैं इसको कहूंगा कि हर 5 साल का एक गियर बदलना। जनरेशन मैं मान के चलता हूं कि 20 साल में एक पीढ़ी बदलती है, राइट।
लेकिन 5 साल में बीजेपी आपको नए नेताओं से रूबरू करवा देती है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को कोई नहीं जानता था, सबको लगता था रमन सिंह रिपीट करेंगे। राजस्थान में लगता है कि वसुंधरा राजे रिपीट करेंगी, है ना। और मध्य प्रदेश में भी बहुत चांस थे कि शिवराज सिंह चौहान ही बनते, लेकिन तीनों जगह इधर मोहन यादव आए, उधर भजन लाल शर्मा आए। तो इस तरह से पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। और हुआ ये कि नए चेहरे अब बीजेपी के पास हो गए। अगले 2 साल में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए फिर एक बार आपको आंकड़े दिखा देते हैं। ये सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल एक टू द पॉइंट बात कही कि किस तरीके से नेताओं को बदलना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पिंपरी चिंचवड़ में 65 जो सीट्स है वो बीजेपी के पास है। एनसीपी के पास 28 सीटें है। मुंबई की बात करते हैं फिर से 93 सीटें जो है वो महायुति के पास जा रही है। लगभग 100 का आंकड़ा भी टच कर ही देंगे। इसके बाद ठाकरे 50 उन्होंने क्रॉस किया, लेकिन वहां पर वो अटक चुके हैं। कांग्रेस वाइप आउट 4 सीटें। मैं आपको इसके बाद पुणे की बात करूंगा। पुणे में 50 सीटें बीजेपी जीत रही है, कंप्लीट स्वाइप। मतलब उन्होंने बहुत दिमाग लगा के वहां पर अपने जो अलायंस पार्टनर है सत्ता में अजित पवार, उनसे एक दूरी बनाई और 50 सीटें वहां पर वो जीत रहे हैं। 5 सीटें पवार जीत रहे हैं। और ये देखिए जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी अजित पवार तो अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है।